सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारम। मैं अमर बहादुर पाल आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जो आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि इंटरव्यू का संस्कृत में और भी विषयों में उपयोगी हो सकता है। जो अन्य विषय वाले हैं वो भी पूरा वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें आत्मपरिचय संस्कृतेन दीयताम, कि मतलब अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए, स्व परिचय दीजिए, कुछ भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो उसमें जब उत्तर आप देंगे तो उसमें जो मम नाम अमर बहादुर वाला अस्ति, ऐसे अपना परिचय देंगे तो अपना नाम बताइएगा आप लोग अपने, उसके बाद शिक्षा कहाँ कहाँ से हुई है उसको संस्कृत में बता दीजिएगा। संस्कृत में रुचि क्या है, संस्कृत में आपकी रुचि है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। टीचिंग एक्सपीरियंस, कहीं से अगर कुछ होगा तो बता सकते हैं, नहीं तो कहीं पढ़ाए वगैरह है, कहीं प्राइवेट में कोई पढ़ाता है तो जिक्र कर सकते हैं। और शिक्षक बनने की मोटिवेशन कहाँ से मिला उसको भी उसमें अपने परिचय में जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद है केवीएस में शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो उसमें आपको बताना है कि केवीएस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है और विविध सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के साथ काम करने का मौका मिलता है, जिससे छात्रों के साथ साथ और स्वयं का होलिस्टिक एजुकेशन मतलब सर्वांगीण विकास पर का अवसर मिलता है केवीएस में। तो ये सब बता सकते हैं, थोड़ा बहुत और भी अपने से जोड़ के बता सकते हैं। फिर आप जैसे आप संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, कि कैसे रुचिकर बनाएंगे विषय को, इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उसमें आपको बताना है कि एक्टिविटीज के माध्यम से, संवाद, कहानी, रोल प्ले, संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से या आईसीटी का प्रयोग करके विद्यार्थियों को क्या कराएंगे, विषय वस्तु को रुचिकर बनाएंगे। आपकी टीचिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, कि आपको जो टीचिंग की सबसे बड़ी मजबूत, एक होता है स्ट्रेंथ होता है, मजबूत पक्ष होता है, और एक होता है वीकनेस। उसको स्ट्रेंथ वाले में 4 चीज़ें आती हैं, इसको मैं लिख के बता देता हूँ। तो इसमें उसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT। तो यस से स्ट्रेंथ हो जाएगा और डब्ल्यू से हो जाता है वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी और टी से होता है थ्रॉट्स। तो इसमें यस से मतलब स्ट्रेंथ ही पूछा जा रहा है कि आपकी टीचिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, मजबूती क्या है। तो आपको बताएंगे कि आप बताएंगे कंसेप्ट को सरल बनाना और विद्यार्थियों को इन्वॉल्व करना और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ये सब हमारी मतलब टीचिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यदि किसी विद्यार्थी को संस्कृत अगर बिल्कुल कठिन लगती हो तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसकी कठिनाई को पहचानने का काम करेंगे। फिर उसके बाद सरल उदाहरण के माध्यम से उसके दैनिक जीवन से या आसपास की चीज़ों से जोड़ते हुए वह उस जोड़ने का प्रयास करेंगे, उसकी वहाँ से फिर शुरुआत करेंगे। फिर उस ज़्यादातर संस्कृत ग्रामर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो उसमें पूछा जाएगा कि संधि क्या है, समास क्या है, प्रत्यय क्या है, कारक क्या है, विभक्ति क्या है, तो ये ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो आप संस्कृत में सहज होंगे तो संस्कृत में बता देंगे तो और अच्छा है। थोड़ा बहुत तो संस्कृत में बता दीजिएगा तो उससे ज़्यादा इफेक्ट होगा। नहीं तो फिर अगर नहीं सक्षम है तो जैसे भी जिस भाषा में बता चाहेंगे बता सकते हैं, लेकिन संधि का संस्कृत में परिभाषा जानते रहिए, समास का जानते रहिए, कारक का जानते रहिए तो अच्छा माना जाएगा। वाणानाम परस्परम मेलनम संधि भवति, ऐसे इतना भी बोल देंगे तब पर भी बहुत है। फिर वो प्रकार वगैरह पूछ सकते हैं, स्वसंधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास क्या है, संसनम समासः, तो इतना भी बता देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर
दो या दो से अधिक पदों को संचित करके एक पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस समास के प्रकार वगैरह पूछ सकते हैं। कारक कितने होते हैं, कारक क्या है, तो संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। विभक्ति कितनी होती है, ऐसे भी पूछा जा सकते हैं। तो विभक्ति संस्कृत में 7 होती हैं। लकार कितने होते हैं, संस्कृत में 10 लकार माने गए हैं। उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग जो शब्दांश धातु के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या है, जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द का रूप बनाते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें कुछ साहित्य से भी प्रश्न, जैसे उसमें कवियों का परिचय लगा था, तो कालिदास, भारत, मार्क्स, श्रीहर्ष जितने सिलेबस में कवि हैं तो वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं, कालिदास का भी कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। संस्कृत पढ़ने का वर्तमान समय में क्या महत्व है, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक इंटरव्यू में सुन रहा था तो उसमें पूछा गया था कि संस्कृतम मृत भाषा, मतलब संस्कृत को मृत भाषा इत केचन वदन्ति, अगर कोई उसमें से बोलता है कि संस्कृत मृत भाषा है तो कैसे आप कहेंगे, तो तब आपको जवाब देना होगा कि ना, संस्कृतम अमृत भाषा अस्ति, संस्कृत अमृत भाषा है। संगणकस्य सर्वोत्तम भाषा अस्ति, संगणक के लिए मतलब सर्वोत्तम भाषा है। कंप्यूटर के लिए संस्कृत सबसे, और उसमें आयुर्वेद में भी है, आपको बता देना है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब में। और उसके बाद फिर कंप्यूटर के लिए भी बहुत उपयोगी है। और संस्कृत को अमृत भाषा कहा गया है, सभी भाषाओं की जननी है। ये सब इतना बता देंगे बहुत है। फिर उसके बाद इस टाइप का भी पूछा जा सकता है कि आप संस्कृत क्यों पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा संस्कृतम भारती संस्कृते मूलम अस्ति। और भी कोई श्लोक इससे मिलता जुलता आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, तो अच्छा इफेक्ट होगा। और उसके बाद फिर अगर ये पूछा जाए पेडागोजी क्वेश्चन से कि संस्कृत को रटने की बजाय समझा कर कैसे पढ़ाएंगे, तो आपको बताना है कि मैं संस्कृत को केवल रटने वाला विषय नहीं बनाऊंगा, बल्कि उसको उदाहरण दूंगा आसपास से, या कोई जैसे शब्द रूप अगर पढ़ाते समय पहले उनके वाक्यों का प्रयोग कुछ कराएंगे, तब उसके बाद फिर विद्यार्थियों के छोटे छोटे वाक्यों में संस्कृत वाक्य को बनवाऊंगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रामर का नियम जो है उन तक बताएंगे, फिर उससे विद्यार्थी नियम को समझेंगे, फिर उसका प्रयोग करने में आसानी होगी, उनको सीख पाएंगे। फिर तो रटने की बजाय किस पे, समझ पर आधारित बल देना है। फिर कमजोर विद्यार्थी को कैसे पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है कि अगर जो भाई बच्चे कमजोर हैं संस्कृत में, मान लीजिए कमजोर हैं, उनको कैसे पढ़ाएंगे, तो पहले उनकी हम जानेंगे कि जो अधिगम का जो लर्निंग गैप है उसकी पहचान करने की कोशिश करूंगा। फिर छोटे छोटे उनके लक्ष्य बना करके फिर उसके बाद सरल उदाहरण के माध्यम से पीएल लर्निंग समूह का ग्रुप बना करके या वर्कशीट या अतिरिक्त कोई कार्य दे करके अभ्यास के माध्यम से कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। फिर तेज विद्यार्थियों के लिए क्या करेंगे, भाई बहुत ज्यादा जो तेज होंगे तो उनके लिए क्या क्या, उनके लिए बहुत सारे अलग से एक्टिविटी दे सकते हैं, जैसे उनके साथ संस्कृत संवाद बनाना, श्लोक का अर्थ समझाना, ट्रांसलेशन या छोटे छोटे प्रोजेक्ट के रूप में ये सब दे सकते हैं तेज विद्यार्थियों के लिए। क्लासरूम को डिसिप्लिन या कैसे मेंटेन करेंगे, बच्चे बहुत सारे डिस्टर्ब कर देते हैं, शोरगुल मचाने लगते हैं, तो कैसे आप क्लासरूम को डिसिप्लिन या अनुशासन बनाए रखेंगे, मेंटेन करेंगे। तो उसमें बताना है क्लासरूम रूल्स और एंगेजिंग टीचिंग, विद्यार्थियों की जो सहभागिता है उसको सकारात्मक पुनर्वलन के माध्यम से अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करना है आपको। और उसमें
और बच्चों को मतलब अगर अनुशासन बनाना है तो उसमें उनको मारना वारना नहीं है, दंड का मतलब प्रावधान नहीं है, तो दंड पर निर्भर नहीं है और से ही उनको मैनेज करना है। फिर उसके बाद एनईपी 2020 था, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या है, संस्कृत को मतलब कैसे डेवलप करेंगे कॉम्पिटेंसी, तो उसमें छोटे वाक्य, संवाद या चित्र देखकर वाक्य निर्माण, ट्रांसलेशन एक्टिविटीज, रोल प्ले, कहानी सुनाना, और ग्रामर जो व्याकरण का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी, ये सब है। फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बच्चा संस्कृत बोलने से डरता है तो क्या करेंगे आप, तो उसमें आपको बताना है कि उसे तुरंत करेक्ट करने के बजाय पहले बोलने का कॉन्फिडेंस दूंगा बच्चों को कि भाई बोलें, जो भी गलत सही बोल रहे हैं पहले बोलें, तो फिर उसके बाद फिर सुधार किया जाएगा। छोटे छोटे वाक्यों को शुरुआत करूंगा, फिर तो उसमें कोई उदाहरण जैसे अपना बता, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे फिर उनमें बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जो बच्चे संस्कृत बोलने से थोड़ा डरते रहेंगे तो भी उनमें कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो बोल पाएंगे। अगला प्रश्न है, पूरी क्लास को आपका टॉपिक समझ नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई अपना जो टीचिंग स्टाइल है उसको बदलना पड़ेगा। जो आपका जिस तरह से आपने पढ़ाया उस तरह उसके में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। तो एक्टिविटी की बेस में या रियल लाइफ से जोड़ करके बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए और आसपास का उदाहरण दे करके एग्जाम्पल या कोई कहानी के माध्यम से, तो उसमें चेक करेंगे। फिर उसके बाद कंसेप्ट उनको समझ में आया कि नहीं आया तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से तब चेक किया जाएगा। अभिभावक अगर मान लीजिए पेरेंट्स आ जाते हैं बच्चों के तो कहते हैं कि संस्कृत का कोई उपयोग नहीं है, तो तब उस समय ऐसे क्या जवाब देंगे, तो इसमें अभिभावक को समझाना है कि संस्कृत केवल परीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS पर अभी एनईपी 2020 में भी बल दिया गया है, इसका भी जिक्र कर सकते हैं कि भाषा संरचना की समझ विकसित करती है और इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, लॉजिकल थिंकिंग में भी योगदान देती है। तो आपको बताना है उसके संस्कृत के महत्व के बारे में। तो डेमो टीचिंग वाले के बारे में, डेमो टीचिंग जैसे इसमें टॉपिक है पहला कारक एवं विभक्ति। तो क्लास 8 का अगर आपकी एनसीईआरटी कोई किताब दे दिए तो चलिए कारक एवं विभक्ति का आप पढ़ाइए। तो 8 से 10 मिनट आपको मिलेगा, 10-15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो इसमें आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा कि लेसन के बाद विद्यार्थी कारक की अवधारणा को समझ सकेंगे, प्रमुख कारकों की पहचान कर सकेंगे, विभक्ति के साथ कारक का संबंध समझ सकेंगे, सरल संस्कृत वाक्यों में कारक को पहचान सकेंगे। तो जब डेमो को आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले भाई क्लास में जाएंगे तो अगर सुबह का टाइम है तो आप बताना होगा सुप्रभातम छात्राः, तो ऐसे बोलना पड़ेगा। तब स्टूडेंट बोलेंगे सुप्रभातम महोदय या महोदया, जैसे अगर पुल्लिंग रहेंगे तो महोदय बोलेंगे, जो भी बच्चे बोलें तो सुप्रभातम वो भी करेंगे। फिर टीचर बोलेंगे कि अद्य वयम कस्य विषये पठिष्यामः, तब तो अगर बच्चे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप तुरंत उस पे बोर्ड पे लिख देंगे कि रामः विद्यालयम गच्छति। तब उसमें आप तुरंत टीचर पूछेंगे कि अस्मिन् वाक्ये का गच्छति, तो बच्चे अगर जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बताइए कि हाँ इस वाक्य में कौन जाता है, तो राम जाता है। फिर पूछेंगे कि रामः किम गच्छति, तो ऐसे यहाँ पे थोड़ा गलत दिया है, तो रामः कुत्र गच्छति होगा, तो रामः कुत्र गच्छति हो जाएगा। तो राम कहाँ जाता है, तो विद्यालय, तो राम विद्यालय जाता है। फिर उसके बाद टीचर बताएंगे कि आज हम सब समझेंगे कि वाक्य में अलग अलग पदों का क्रिया के साथ संबंध है, इसी संबंध को समझने में कारक हमारी क्या करता है, सहायता करता है। तो बोर्ड पर आप कारक लिख करके कारक की व्युत्पत्ति वगैरह बता सकते हैं, क्रिया के साथ पद का संबंध है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम,
कारक की परिभाषा बता सकते हैं और कारक की व्युत्पत्ति और अर्थ बता सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि रामः पठति, इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, कर्म कौन है, ये सब पूछ सकते हैं कि कारण क्या है, ये सब है। और उसके बाद फिर विभक्ति वगैरह भी पूछ लीजिए, जैसे इसमें गुरुवे नमः दिए हैं तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, तो आप कारक बता ही रहे हैं तो विभक्ति के माध्यम से कारक भी बता देंगे। फिर गृहे बालिका अस्ति, यहाँ पे अधिकरण कौन है, तो बच्चे बताएंगे। तो जैसे अब आकलन करना हो तो सीता फलम खादति, तो इसमें कर्म बताइए कौन है, तो बच्चे बता देंगे तो ठीक है, नहीं फिर आप बताइएगा। बालिका हस्तेन लिखति, तो यहाँ करण बताइए। विद्यालय छात्रा पठन्ति, अधिकरण बताइए, तो ऐसे पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद डेमो का जब आपका अंत मतलब होगा तो उसमें आपको बोलना है कि अद्य ज्ञातवन्तः यत् वाक्ये पदानां क्रिया से संबंधः कारकः इति कथ्यते, संस्कृत में या हिंदी में जो भी आप जिसमें सहज होंगे, संस्कृत में थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। फिर विभक्तियां इन संबंधों को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर उसके बाद फिर लास्ट में होमवर्क दिया जाता है, जो पाठ योजना वाला सोपान है उसी को फॉलो करना है। जिस बीएड के दौरान जो भी लेसन प्लान आप सभी बनाए होंगे तो उसी का सोपान फॉलो करना है। तो लास्ट में गृह कार्य दिया जाता है ना, तो गृहे गत्वा भवन्तः स्वजीवनात् पंच संस्कृत वाक्यान् लिखन्तु तथा तेषु कारकाणां प्रयोगः चिन्वन्तु, ये गृह कार्य हो गया। फिर इसमें बोर्ड वर्क में दिए कारक एवं विभक्ति के बारे में थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे दे दिए हैं, तो इस टाइप का भी आप कारक एक तरफ लग सकते हैं, विभक्ति उदाहरण ऐसे मतलब बता सकते हैं। फिर जब डेमो हो जाएगा फिर इंटरव्यू पैनल वाला कुछ आपसे जब वहाँ बैठेंगे तो फिर दोबारा बैठेंगे तो काउंटर क्वेश्चन भी कुछ पूछ सकते हैं कि आपसे पूछेंगे कि लेक्चर मेथड की जगह पे आप क्वेश्चन मेथड अगर प्रश्न वाला अपनाए रहेंगे, कुछ पूछेंगे कि लेक्चर मेथड होता है, व्याख्यान विधि होता है, उसकी जगह पे आपने प्रश्नोत्तर विधि क्यों अपनाया, तो आपको बताना है कि विद्यार्थियों के इसमें एक्टिविटी एक्टिव पार्टी बच्चे क्या होते हैं तो जो बहुत सक्रिय रूप से सहभागिता लेते हैं और टीचर को तत्काल पता चलता रहता है कि विद्यार्थी कंसेप्ट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। जब भाई अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो अगर बच्चे जवाब दे रहे हैं तो ठीक है, हाँ आगे समझ में आ रहा है, तुरंत प्रश्नोत्तर विधि का सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो लेक्चर मेथड वाला उतना बढ़िया नहीं माना जाता, इसीलिए फिर इतना बता देंगे, इतना उत्तर आपका बहुत है। फिर आईसीटी का उपयोग क्यों नहीं किया, तो उपलब्ध समय और टॉपिक के अनुसार मैंने बोर्ड और इंटरेक्शन को अधिक प्रभावी पाया है। आवश्यकता होने पर पीपीटी, डिजिटल बोर्ड और इंटरेक्टिव एक्टिविटी का उपयोग किया जा सकता है। तो सकने वाले अर्थ में आपको सकना कर सकते हैं, ऐसे करके लास्ट में जवाब देना है। फिर यदि विद्यार्थी उत्तर गलत दे तो आप क्या करेंगे, तो इसमें कह रहे हैं कि मैं उसे सीधे गलत नहीं कहूँगा, उसको कुछ हिंट या गाइडिंग क्वेश्चन देकर उसे स्वयं बच्चों को मतलब अगर तुरंत गलत नहीं बोलना है, फिर उसमें क्या ऐसा कोई प्रश्न पूछिए या कुछ हिंट दीजिए तो उससे बच्चे क्या होंगे कि उत्तर वो अपना स्वयं से खोज करके पहुंच जाएंगे, तो बच्चों को अवसर दिया जाएगा। फिर असेसमेंट कैसे करेंगे, आकलन, तो आकलन आप ओरल क्वेश्चनिंग कर सकते हैं वर्कशीट या शॉर्ट की क्लासरूम एक्टिविटी के माध्यम से, फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से आकलन करेंगे। तो ये सब, और उसके बाद फिर है आप क्या क्या टॉपिक पढ़ें इंटरव्यू से पहले, क्या क्या रिवीजन करना चाहिए, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, कारक हो गया, प्रत्यय हो गया, विभक्ति हो गया, शब्द रूप, धातु रूप, लकार, प्रत्यय, उपसर्ग, वाच्य, कृदंत, तद्धित, ये सब जो प्रत्यय वगैरह लगे थे टॉपिक में, तो ये सब का थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर जो उसमें कवियों का परिचय लगा है और उनकी रचनाएं, फिर टीचिंग पेडागोजी से भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़े रहिएगा। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया भी था, तो उसको भी एक बार आप सभी लोग सुन लीजिएगा, तो वहाँ भी वो वाली भी वीडियो बहुत आपकी हेल्प करेगी।
तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू के दौरान क्या क्या ध्यान रखना है, आपका उत्तर छोटा हो, स्पष्ट हो उच्चारण में, और उदाहरण सहित, अगर उसमें उदाहरण भी कोई एग्जाम्पल भी दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी बोलिए सटीक बोलिए, ज़्यादा बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं बोलना है, संक्षिप्त में अपनी बात को रखना है। तो जैसे मान लीजिए जिनको संस्कृत बोलने में भी दिक्कत है, तो आप सरल भाषा में जहाँ उचित हो वहाँ संस्कृत में बोल सकते हैं, नहीं तो फिर वो वहाँ पे खुद ही एक्सपर्ट रहते हैं। अगर आप कहीं अगर थोड़ा बहुत दिक्कत भी होगी तो वो लोग खुद ही बोलेंगे चलिए ठीक है, आप जिस भाषा में साझ हो उसी में बोलिए। तो हिंदी अंग्रेजी में अब हिंदी में अपना बोल सकते हैं। तो इसमें यहाँ तक था। आप सभी को कैसा लगा, बाकी और किसी टॉपिक पे, अगर किसी टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए बताइएगा, फिर बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी 2 वीडियो बहुत ही आप सभी के लिए उपयोगी होंगे, इसको सुन लीजिएगा, और बाकी जितने भी एनसीईआरटी किताबें हैं 6 से लेकर 10 तक, उसको एक बार आप लोग सब पढ़ लीजिए, मतलब देख लीजिएगा, उस वहाँ से भी कोई टॉपिक दे देंगे, पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद फिर जो सिलेबस में लगा था एक बार उसको एक नज़र देख लीजिएगा। बाकी अपना परिचय वगैरह देख लीजिएगा, परिचय ज़रूरी है। और भी आगे जो भी सूचना आएगी तुरंत मैं बताऊंगा आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए और सुनने के लिए। आप सभी अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।